मैंने प्रथम भाग को समाप्त करके पुनः इसी दूसरे भाग में एक सिद्धांत को और बता रहा हूँ। वह सिद्धांत है आपका कैटल ने सिद्धांत दिया है। कैटल का जो सिद्धांत है, कैटल ने अपने सिद्धांत में एक विशेष प्रकार का सिद्धांत आप लोगों को समझ रखा। वह सिद्धांत की जब बातें आती हैं तो उस सिद्धांत के अंतर्गत कैटल ने कहा कि अगर बुद्धि के अगर समान तत्व के ही दो तत्व हैं, स्पष्ट कहा स्पीयरमैन द्वारा बताए गए कि बुद्धि में जो दो समान तत्व हैं, तथा कैटल ने बताया कि बुद्धि तो ये दो तत्व सिद्धांत वो निम्नलिखित हैं जो दो तत्व सिद्धांत थे कैटल के अनुसार। और वो कहा कि एक निश्चित बुद्धि और दूसरे कहा कि अनिश्चित बुद्धि। बताइए, कैटल के सिद्धांत में स्पीयरमैन ने दो सिद्धांत बताया था कि दो प्रकार के इसमें होते हैं। स्पीयरमैन के शब्दों में बुद्धि दो प्रकार की होती है, समान दूसरा विशिष्ट। तो उन्होंने कहा कि एक निश्चित बुद्धि और दूसरे को अनिश्चित बुद्धि कहा कैटल ने। तो कैटल ने जो जीएफ फैक्टर की बातें करता है, जीएफ फैक्टर तत्व बताया है कैटल ने भी, तथा अनिश्चित बुद्धि की जो बातें आती हैं तो कैटल ने जी फैक्टर को उन्होंने तत्व बताया है। और अनिश्चित बुद्धि की जब बातें आती हैं कि अनिश्चित बुद्धि क्या है, तो अनिश्चित बुद्धि के विकास पर जो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है कैटल के अनुसार, कैटल के जो सिद्धांत हैं उन्होंने कहा कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अतः जब वंशानुक्रमिक परिवर्तन तथा भेद के अगर हम कारण को भिन्न भिन्न रूप में जानते हैं तो कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों की बुद्धि में अंतर होता है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि एक समान नहीं होती है, उनकी बुद्धि में भी अंतर होते हैं। कैटल ने इस सिद्धांत को बुद्धि को स्पष्ट करते हुए कहा कि एक व्यक्ति के बुद्धि में भी दूसरे व्यक्ति की बुद्धि से भिन्नता और अंतर होती है। अगर निश्चित बुद्धि के विकास की हम बातें करते हैं तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, निश्चित बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर वातावरणीय परिवर्तन तथा भेद अथवा समानता के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों में या भिन्न भिन्न व्यक्तियों की बुद्धि में असमानता या समानताएं दिखाई देती हैं, अगर कैटल के अनुसार हम बात करते हैं तो कैटल ने उपयुक्त बुद्धि की जो बातें कहा कि दोनों तत्वों का तात्विक विश्लेषण करके, दोनों तत्व कौन से हैं, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, या कह सकते हैं निश्चित बुद्धि और अनिश्चित बुद्धि, करके उन्हें अनेक तत्वों में कहा कि उन्हें अनेक तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। इसलिए कैटल ने बुद्धि मापन के लिए संस्कृति अथवा स्वतंत्र परीक्षण, उसकी संस्कृति और उनके स्वतंत्र परीक्षण की बात कहा कैटल ने। स्वतंत्र और संस्कृति का निर्माण भी किया और निश्चित बुद्धि का भी मापन किया गया। जब ये कैटल ने अपने विचारों को आपके समक्ष स्पष्ट रूप से रखा भी, कैटल ने जब यह सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उस सिद्धांत में कैटल ने जो 1966 में सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, कैटल ने बुद्धि पर जो
अपने दोनों निश्चित सिद्धांतों का व्याख्या भी किया और कहा कि जिसमें समान योग्यता के द्वारा अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों के संबंध में कुशल अभ्यास हो गया हो। कुशल अभ्यास की बातें कहा। कैटल का सिद्धांत मात्र 2 तत्वों पर ही निर्भर था, इसीलिए बहुत से मनोवैज्ञानिक भी हैं कि जिन्होंने बुद्धि के सिद्धांतों अलग अलग प्रतिपादित भी किया था। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना भी सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसको उन्होंने रखा कि ईस्टर्न वर्ग का सिद्धांत, उसको कह सकते हैं ईस्टर्न वर्ग का त्रिय तंत्र सिद्धांत। ईस्टर्न वर्ग का त्रिय तंत्र सिद्धांत अगला सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत का प्रतिपादन भी आपका 1985 से 1991 तक ईस्वी तक चला और यह जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1991 ईस्वी में किया गया था। उन्होंने बुद्धि की व्याख्या 3 घटकों के आधार पर की थी। स्टेनवर्ग ने 3 आधार पर की थी। स्टेनवर्ग का मानना था कि बुद्धि में 3 प्रकार के घटक, कि बुद्धि में 3 प्रकार के घटक या 3 प्रकार के घटकों या वर्गों से संबंधित बौद्धिक योग्यताओं का समावेश होता है। बुद्धि में बौद्धिक योग्यताओं का समावेश होता है। स्टेनवर्ग बुद्धि से संबंधित व्याख्या को 3 श्रेणियां दिया और 3 श्रेणी और मॉडल द्वारा भी उसे समझाया कि बुद्धि में जो 3 श्रेणियां हैं। पहले को उन्होंने संदर्भात्मक कारक कहा कि व्यक्ति में संदर्भात्मक घटक होते हैं और वह संदर्भात्मक घटक को 3 रूप दिया। कहा पहला कि घटकीय घटक, पहले फिर बुद्धि में उन्होंने कहा कि बुद्धि में जो 3 चीजें हैं, संदर्भात्मक घटक और घटकीय घटक और आनुभाविक घटक। इन्होंने संदर्भात्मक घटक की जब बातें रखा कि व्यक्ति में बुद्धि में संदर्भात्मक घटक क्या है, इस घटक में अगर बातें करें हम तो उन बौद्धिक योग्यताओं का समावेश होता है। इन घटकों में बौद्धिक योग्यताओं का समावेश होता है अथवा ये मानसिक क्षमताएं एवं योग्यताएं, मानसिक और बौद्धिक दोनों योग्यताएं सम्मिलित होती हैं और जिनके द्वारा व्यक्ति वातावरण से संबंधित परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। मतलब व्यक्ति के सामने जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार वह समायोजन करता है। यही तो मानसिक क्षमताएं हुई। व्यक्ति जिस परिस्थिति में है उसके अनुसार उस परिस्थिति में समायोजन करे। ये मानसिकताएं की घटक हैं, संदर्भात्मक घटक। और स्टेनवर्ग ने दूसरे को कहा कि अनुभविक घटक क्या है। अनुभवी घटक की जब बातें करते हैं तो उसमें इस घटक में जो बौद्धिक योग्यता आती हैं जिनके द्वारा
व्यक्ति नवीन परिस्थितियों की बातें आती हैं, जिसके बारे में नवीन परिस्थितियों के प्रति व्यवहार और समायोजन, नवीन परिस्थिति के साथ व्यवहार और समायोजन ये करना सीखता है। व्यक्ति के सामने अगर नवीन परिस्थितियाँ आती हैं तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा समायोजन करना चाहिए, वो व्यक्ति सीखता है। ये अनुभविक घटक हैं। और इस प्रकार की जो बौद्धिक योग्यताएं होती हैं, इस प्रकार की बौद्धिक योग्यताओं को व्यक्ति की व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। नवीन परिस्थितियाँ आती हैं, उसमें समायोजन करके उस चीज़ को व्यक्ति सीख लेता है, तो उसे हम व्यवहारिक बुद्धि भी कह सकते हैं। स्टेनबर्ग के तीसरे घटकीय कारक की जब बातें की गई, कारक की बातें की गई, तो उस घटकीय कारक में मनोवैज्ञानिक ने स्टेनबर्ग ने इस घटक में जो बौद्धिक योग्यताएं होती हैं, जो व्यक्ति में अमूर्त चिंतन पर सूक्ष्म ज्ञान से संबंधित होती हैं, व्यक्ति में अमूर्त चिंतन है और उसमें सूक्ष्म ज्ञान से संबंधित होती है। इन योग्यताओं की हम बातें करते हैं, सूक्ष्म चिंतन की योग्यताओं की, जिसमें क्षमताओं के द्वारा, व्यक्ति की क्षमताओं के द्वारा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भी चुनौतियों का सामना करने का साहस करता है। व्यक्ति के सामने कितना कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों न आ जाए, व्यक्ति अपने चुनौतियों से लड़ने के लिए सामना करता है। ये क्यों? बुद्धि, जो बुद्धि के 3 तत्व बताए गए हैं स्टेनबर्ग ने, उसी के आधार पर ये चीज़ें व्यक्ति में विकसित हो जाती हैं। और इस घटक की जो बौद्धिक योग्यताओं की बातें आती हैं, कि वास्तव में घटक की बौद्धिक योग्यताएं के द्वारा व्यक्ति में विश्लेषणात्मक योग्यता उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति में विश्लेषणात्मक योग्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं और वो अपने कार्य को निष्ठा के साथ निष्पादित करता है और वह वातावरण के साथ समायोजन भी करता है और इस चुनौतियों का सामना बहुत ही ईमानदारी पूर्वक करने में सक्षम होता है घटकी घटक के अनुसार। ऐसे किसी तरह से आपकी बुद्धि की सिद्धांत की जब बातें आती हैं, तो मैंने अब सिद्धांत की लास्ट सिद्धांत की बातें करेंगे, क्योंकि 6 से 7 सिद्धांत आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुआ। और ये सिद्धांत एक है गिलफोर्ड का त्रियाम सिद्धांत, नाम भी सुने होंगे। गिलफोर्ड महोदय ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1956 ईस्वी में किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत को कहा कि बुद्धि में त्रियाम सिद्धांत और बुद्धि की व्याख्या बहुतत्व विश्लेषण के आधार पर, उन्होंने कहा कि बुद्धि की जो व्याख्या की जाती है बहुतत्व विश्लेषण के आधार पर इसकी व्याख्याएं की जाएगी और बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए या रूप देने के लिए, स्पष्ट रूप देने के लिए गिलफोर्ड द्वारा त्रियाम सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। 1956 ईस्वी में गिलफोर्ड द्वारा भी मानसिक योग्यताओं को 3 श्रेणियों में विकसित किया गया, मात्र 3 श्रेणियों में। वह 3 श्रेणियाँ की बातें जब उन्होंने कहा कि 3 श्रेणियाँ हैं और उन 3 श्रेणियों की जो प्रथम श्रेणी में सक्रिया की बात कहा, जिसे कह सकते हैं संचालन, उत्पादन और कह सकते हैं विषय वस्तु। जब मैं संचालन की बात करते हैं, संचालन 3 प्रमुख रखा, मानसिकता में 3 प्रमुख हैं। तो जब संचालन की बातें करते हैं कि वास्तव में
संचालन के अंतर्गत जो 5 योग्यताएं हैं, उस योग्यताओं में पहले उन्होंने कहा कि वास्तव में मूल्यांकन की हम बात करते हैं, तो व्यक्ति में इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति में जो शुद्धता होती है वो मूल्यांकन है। मूल्यांकन बहुत ही कठिन कार्य है, और शुद्धता और उपयोगिता और वैधता आदि के विविध तथ्यों को वैध निष्कर्ष निकालना है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन कार्य है। विश्वसनीय हो और वैध हो मूल्यांकन की दृष्टि से तो मूल्यांकन कर सकते हैं। छात्र द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन और शिक्षक द्वारा छात्र का मूल्यांकन। किसी का मूल्यांकन कर पाना बहुत ही कठिन है, फिर भी समायोजन किया जाता है और मूल्यांकन करना पड़ता है। उसी को वैध और वैधता के आधार पर एक निष्कर्ष निकाल के आपके समक्ष रखा जाता है संचालन में। फिर उन्होंने कहा कि अब सारी चिंतन, व्यक्ति में चिंतन क्या है, जिसे कह सकते हैं केंद्रीय मुखी चिंतन। अब सारी चिंतन को कह सकते हैं हम केंद्र मुखी चिंतन। यह वह बौद्धिक योग्यता है, संचालन की बात कर रहे हैं, यह वह बौद्धिक योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति विविध तथ्यों से वैध निष्कर्ष निकालता है। वो वैध निष्कर्ष निकाल के आपके समक्ष रखता है, वह भी तत्व हो, और वो चिंतन करने की क्षमता उसमें विकसित है। चिंतन करके किसी चीज़ को वैध रूप से हम उसको अलग कर सकते हैं। अगर चिंतन नहीं करेंगे तो वैधता हो ही नहीं सकता। अब वैध कैसे होगा अगर चिंतन नहीं करेंगे? किसी कार्य का चिंतन करके अच्छा उसे वैध निकाल सकते हैं, उसकी वैधता कहाँ तक शुद्ध है, कहाँ तक वैधता है। तो चिंतन और सारी चिंतन की संचालन की एक भाग है। और बात रखा व्यक्ति स्मृति। व्यक्ति संज्ञान के द्वारा जो कुछ स्मृति की बातें रखता है, तो स्मृति क्या है? जो कुछ ग्रहण करना, उसका धारण करता है। व्यक्ति की किसी कार्य को ग्रहण करके उसको धारण कर लेता है, वही स्मृति है। हमने ग्रहण किया लेकिन उसको धारण नहीं किया। ग्रहण करता है और उसका धारण करता है, ग्रहण करके उसको धारण भी करता है। तो जैसे हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, हमको याद नहीं होता है, हमारी स्मृति में नहीं आता है, तो कैसे हम कहेंगे कि संचालन की विषय वस्तु मानसिक होता है? तो इसे धारण करना भी एक व्यक्ति की स्मृति का सबसे बड़ा अंग है। स्मरण करना बहुत जरूरी है। अगर स्मरण नहीं हो पा रहा है तो व्यक्ति चिंतन अवस्था से दूर हो जा रहा है। इसलिए स्मृति करना भी एक समान नहीं होता। गिलफर्ड ने जो सिद्धांत दिया है, त्रियाम सिद्धांत, उसी के आधार पर अपना चिंतन भी किया है और कहा कि बोध की बात व्यक्ति में खोज पहचान जैसी योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। विश्व ब्लूम ने बोध की ज्ञान, बोध की बात है। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और बोधात्मक की बातें आती हैं। ज्ञान, बोध, प्रयोग। जब व्यक्ति को किसी कार्य को करने में बोध नहीं होता है, सुख की अनुभूति नहीं होती है, तब तो व्यक्ति उस कार्य को करने में असफल रहता है। इसलिए बोध करना सुख की प्राप्ति है।
जब मुझे बोध हो जाएगा तो उस कार्य को मैंने बहुत निष्पक्ष तरीका से उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसलिए संचालन में गिलफर्ट ने बोध के भी रखा। और दूसरी मानसिकता को उन्होंने रखा कि उत्पादन, दूसरी को उत्पादन रखा। उत्पादन में मैंने उसको द्वितीय वर्ग में रख सकते हैं कि उत्पादन, वास्तव में उत्पादन क्या है। उत्पादन में गिलफोर्ड ने त्रियाम सिद्धांत का मॉडल बना के, आप लोगों को हर बुक में मिल जाएगा गिलफर्ड का त्रियाम सिद्धांत, और जब भी बुद्धि लिखिएगा तो गिलफर्ड के सिद्धांत को जरूर लिखिएगा, क्योंकि उन्होंने ही मानसिक योग्यताओं को तीन रूप दिया है कि विभिन्न योग्यताएं आती हैं इसके अंतर्गत। और इन्होंने कहा है कि इकाइयाँ, पहले को उन्होंने इकाइयों के रूप में परिलक्षित किया है। तृतीय वर्ग में उत्पादन को उन्होंने इकाइयों के रूप में प्रदर्शित किया है। इकाइयों को अलग नहीं किया जा सकता इकाई में। फिर कहा कि श्रेणियाँ, श्रेणी की बात कहा। अगर बुद्धि में श्रेणियाँ नहीं होती तो टर्मन महोदय ने बुद्धि को अलग अलग श्रेणी में नहीं रखते। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, समान बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, उसको अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्ति में बुद्धि भी उसके से इकाई का एक प्रमुख कारण है। जब उन्होंने सिनेमा संबंध की बातें करता है, संबंध रखना भी एक व्यक्ति का स्वभाव है। उत्पादन की दृष्टि से संबंध की जो योग्यताएं हैं, ये योग्यताएं, संबंध किससे बनाना है, किससे रखना है, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। संबंध अच्छा बनाना है कि संबंध खराब लोगों से बनाना है। ये संबंध तो दोनों बनाना है। संबंध अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और उसका उपयोग मैं किस रूप में करता हूँ, वही बुद्धि है, वही गिलफोर्ड का सिद्धांत है। और वर्खा के तत्व, बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, जैसे समान तत्व, विशिष्ट तत्व। उसमें बुद्धि में समान तत्व, जितने कार्य हैं उतनी व्यक्ति में तत्व हैं, और जितने तत्व हैं उतनी बुद्धि है। इसीलिए बुद्धि एक समान नहीं होती। और रखा रूपांतरण, रूपांतरण की दृष्टि से भी उन्होंने एक अच्छी बातें कहा। रूपांतरण से कह सकता है कि निहार्थार्थ, और दोनों रूपांतरण और निहार्थार्थ की बातें भी अपने त्रियाम मॉडल में उन्होंने, इससे कहते हैं गिलफर्ड का त्रियाम मॉडल सिद्धांत के नाम से यह प्रसिद्ध है, गिलफर्ड का त्रियाम मॉडल सिद्धांत। और उन्होंने तीसरी में विषय वस्तु को रखा कि हर एक विषय वस्तु है उसकी मानसिकताओं में, और उस विषय वस्तु को उन्होंने परीक्षण जो कहा कि बुद्धि परीक्षणों में विषय सामग्री अंतर्वस्तु आती है। अब बुद्धि परीक्षणों में जिन वास्तविक सामग्री का वो उपयोग किया, और वह है विषय वस्तु। अब विषय वस्तु में आकारात्मकता की बातें कहा, मतलब आकृति, आकारात्मकता की बातें जब उन्होंने रखा कि वास्तव में आकृति सामग्री, आक्रामकता की बातें जब वो कहा, तो कहा कि इसमें आकृति सामग्री, आकृति सामग्री को जो स्थूल रूप दिया, क्या स्थूल रूप में हो। स्थूल रूप में क्या हो सकती है, जैसे लकड़ी के गुटके आदि स्थूल रूप, उसी को उन्होंने कहा ना आकृति सामग्री। तो उन्होंने कहा कि दूसरे को कहा कि प्रतीकात्मक सामग्री, प्रतीकात्मक सामग्री। जब बातें
जैसे उसमें अंक की बात कहा, विषय वस्तु में अंक या अक्षर आदि आते हैं। और अर्थगत सामग्री, अर्थगत, अर्थ से समझ रहे हैं, जैसे अर्थ हुआ, उसका प्रत्यय, मतलब अर्थ को किस रूप में, अर्थ लिखिए या प्रत्यय लिखिए या विचार लिखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी की बुद्धि के अर्थ लिखिए, बुद्धि के प्रत्यय लिखिए, बुद्धि के विचार में लिखिए। तो अर्थ, प्रत्यय और विचार आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित है, अर्थगत। और कहा व्यवहारात्मक जो सामग्री है, व्यवहारात्मक सामग्री जैसे अंतर्वैयक्तित्व संबंधों की सामग्री आदि, इस सामग्री के अंतर्गत उन्होंने व्यवहारात्मक को, और उन्होंने अपने सिद्धांत में बहुत ही एक अच्छी बातें उन्होंने बताया, और सिद्धांत की उन्होंने उपयुक्त स्पष्टीकरण भी किया कि सिद्धांत में त्रिमॉडल सिद्धांत, इसको मैंने उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त कर सकते हैं कि जो उपयुक्त समस्त योग्यताओं के गुणनफल से योग्यताएं बनती हैं, समस्त योग्यताओं के गुणनफल से योग्यताएं बनती हैं। अर्थात उसका जो मॉडल था 5 गुणे, मतलब 5 गुणते 4 गुणते 6 बराबर 120 प्रकार के स्वतंत्र विशिष्ट तत्वों का उल्लेख किया। 120 प्रकार के स्वतंत्र या विशिष्ट तत्वों का उल्लेख किया, और ये योग्यताओं के गुणनफल में 5 गुणते 6 गुणते 4, मतलब 5 गुणते 6 गुणते 4 बराबर 120 से एकताओं का, 120 कोषों से एकताओं का तत्व बनते हैं। अगर वर्णन या वर्तमान समय में जो विभिन्न बुद्धि संबंधी गिलफर्ड और इसके सिद्धांत में थर्स्टन, कैस्टल तथा गिलफर्ड के सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक हुए। गिलफर्ड का सिद्धांत भी अत्यधिक सबसे उपयोगी माना गया, और उन्होंने कहा कि जो ये 120 कोषें हैं, उस कोषों में से इस प्रकार की सामाजिक ताकि हम बातें करते हैं जो वास्तव में सामाजिक आधार पर या मानसिक योग्यता को सक्रियाओं, मानसिकताओं की सक्रियाओं, विषय वस्तु, परिणामों या उत्पादन के द्वारा पहचाना जा सकता है। बुद्धि को हम पहचान सकते हैं कैसे? सक्रियाओं के द्वारा, विषय वस्तु के द्वारा और उत्पादन के द्वारा। यही गिलफर्ड का त्रियाम सिद्धांत का सबसे 3 पॉइंटों में 5-6 पॉइंट करके हैं। इसी आधार पर गिलफर्ड का सिद्धांत सर्वमान्य हुआ, और जब भी बुद्धि दिखेगा गिलफर्ड के सिद्धांतों की व्याख्या स्पष्ट कीजिएगा। गिलफर्ड महोदय ने, गिलफर्ड द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ उसमें एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है आइजिंग। आइजिंग ने गिलफर्ड द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत, इस सिद्धांत के विषय में भी कहा कि गिलफर्ड ने बुद्धि को जो 2 क्रियाओं में बांटा है, जिस विभिन्न विषयों और क्रियाओं तथा उत्पादनों तीनों जो बांट दिया है, उसका उपयोग भी किया जाता है, और विभिन्न मानसिक योग्यताओं को समस्त संभावनाओं के 120 कोषों की बात जो कहें, अभी बताया आपको, 120 कोषों के सादृश्य, 20 कोषों को सादृश्य रखा जा सकता है। इसमें से गिलफोर्ड ने
अभी तक केवल 80 योग्यताओं का पता लगाया है कि व्यक्ति बुद्धि में अभी 80 कोषों का अध्ययन हुआ है। शेष 40 कोषों की खोज में लगे हुए हैं। इसलिए गिलफर्ड का त्रियाम सिद्धांत स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। आज मैं यहीं पर अपने वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिद्धांत को क्लियर कर दिया 2 वीडियो के अंतर्गत। और नेक्स्ट मैं आपको फिर अगले दिन बुद्धि से ही टॉपिक लेकर उपस्थित होगा। और अगले दिन मैं आपको इसी बुद्धि के सिद्धांत की जो कठिनाइयाँ होंगी उसको और क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भारत माता की जय।